हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मैं आपको जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया था वो मैं आपको दो पार्ट में 20 क्वेश्चन बता दिया हूँ। दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो में जाओ, चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये है पार्ट 3। इसमें आपको 21 से 30 तक मुझे बताना है क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान से बनाएंगे, बड़ा ही मजा आने वाला। पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। और हाँ, वाकई में जो 21 से 30 नंबर सवाल है वो थोड़ा सा अच्छा टाइप का सवाल लगता है देखने में, मतलब ठीक ठाक सवाल है। चलिए, तो ये सब सारा बना हुआ है, इसका मैंने पीडीएफ भी आपको दिया था। ओके, फिलहाल मैं पूरा एक ही बार में पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, जब पूरा बन जाएगा तब। ओके, और ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर पाता हूँ बिकॉज बहुत सारे वहाँ पे है, एक एक करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एडी लंब है, तो सिद्ध करना है क्या कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सवाल को और समझेंगे। पहले सबसे पहले ये तो ट्राइंगल वाला सवाल दिया हुआ है, तो हमारा जो सवाल दिया हुआ है ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और बोलता है BC पर AD लंब है। BC पर AD जो है क्या है, लंब है। AD लंब है मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री कोण बन रहा। तो सिद्ध करना कि ये वाला। तो चलिए हम लिखते हैं, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ, लिखते हैं दिया है कि क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में BC पर लंब है AD। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। BC पर AD क्या है, लंब है। अब देखो ये दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। जो दिया हुआ वही मैंने लिखा, वही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जब जैसे लंब डाला गया यहाँ पे, तो हुआ क्या ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया और ये दो जो है समकोण त्रिभुज बन गए, इधर भी और इधर भी, है ना। देखिए ADB बन गया समकोण त्रिभुज और ADC बन गया समकोण त्रिभुज। तो हम इन्हीं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे परमान के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, परमान चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, है ना जी। समकोण त्रिभुज ADB में निकालते हैं। ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। अब देखिए हमको क्या निकालना है। एक बात यहाँ पे देखिए कि ये जो ADB त्रिभुज है और ADC त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा, इन दोनों त्रिभुज में AD जो है दोनों में है। AD जो है क्या, दोनों में है, क्योंकि AD जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। हमको जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसमें AD कहीं पे नहीं है, नहीं है ना, AD कहीं पे नहीं, मतलब हमको AD की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं ना, इस त्रिभुज में AD का वैल्यू निकालते हैं। ADB में AD का वैल्यू निकालते हैं और ADC में भी AD का वैल्यू निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, चलिए पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय का ही पूरा लिखता हूँ। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, बोलता है कि AB का स्क्वायर जो होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो AD का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मुझे AD यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। AD जब निकालेंगे तो BD को इधर भेज देंगे, मतलब AB स्क्वायर माइनस BD, है ना, स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट बोलते हैं इसको। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब हम ट्रायंगल लेते हैं किसमें, एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमको, एक समकोण त्रिभुज, और यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। आप एग्जाम में नीचे बनाना समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे, तथा समकोण त्रिभुज ADC में, है ना। समकोण त्रिभुज ADC में देखिए, अगर समकोण त्रिभुज ADC में निकालते हैं तो यहाँ पर AC यानी कि जो कर्ण है ना, देखिए ADC में AC कर्ण है, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। अब सॉरी, प्लस होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे AD को अलग करना है, तो इस DC को इधर भेज देंगे, DC को इधर भेज देंगे।
तो AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अब देखिए भाई यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जरा से गौर से देखिए तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर इतना वैल्यू है और यहाँ भी AD स्क्वायर बराबर इतना वैल्यू है, मतलब कि जब AD यहाँ भी है स्क्वायर, यहाँ भी AD स्क्वायर है, ये इसके बराबर है और ये जो इसके बराबर है, तो मतलब ये वाला जो है इसके बराबर भी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये मेरा अलग है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो ये जब AD स्क्वायर इधर बराबर इसके, AD स्क्वायर इधर बराबर हो रहा है, AD स्क्वायर इसके भी बराबर हो रहा है, तो ये दोनों भी इसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे कैसे बोलते हैं, बाप बदमाश तो बेटा ही बदमाश, सिंपल सा समझो। तो AD में मैच कर गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और ये इधर AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर हो गया ना। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, है ना। देखिए तो मैच कर रहा, बिल्कुल। अच्छा DC को आप CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, DC को CD भी लिख सकते हैं, कोई हर्जा वाली बात नहीं है, आराम से। ओके, ऑप्शन हमारा मतलब हमारा आंसर आ गया। देखिए इतना करना पड़ेगा आपको 2 नंबर के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब ये सवाल है क्या बोलते हैं, वृत्त से सवाल है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को, बड़ा ही आसान से सवाल से बनाएंगे इसको। वृत्त पर है आप लोग, सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल बड़ा मजेदार का। और यहाँ पे क्या बोलता है कि O केंद्र है ना, O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो TA और TB खींची गई तो सिद्ध करना कि दोनों रेखाएं की जो लंबाई होती है बराबर होती है। आपको पता भी है कि अगर वृत्त के बाहरी बिंदु से खींच दिया जाएगा तो दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले दिया क्या है ये देख लेते हैं ना, दिया है कि क्या दिया भाई, दिया हुआ क्या है कि TA और TB जो है 2 स्पर्श रेखा है, ये दिया हुआ ना। O केंद्र वाले वृत्त के बाहर लिख लेते हैं, दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु कहाँ T है, बाहर एक बिंदु, देखो यार राइटिंग समझ लेना तुम, ठीक है ना, थोड़ा सा डिजिटल में ऐसे लिखाता नहीं, एक बिंदु T है ना, टी से एक बिंदु T से डायरेक्ट T से कौन कौन है, T से TA तथा TP, है ना। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, हो गया, ये मेरा दिया हुआ था। अब तो हमको सिद्ध क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे हमको रचना भी करना पड़ेगा, है ना, ये भी करना पड़ेगा, रचना भी करना है। पहले लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देखिए TA TB बराबर आपस में, TA बराबर TB। अब हम करते हैं यहाँ पे क्या, एक रचना करते हैं। रचना का किस में करेंगे भाई, एक हम सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल है मेरा और यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। आपको पता है कि वृत्त के बाहर जब 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसका T नाम है और इसका नाम है A, इसका नाम है B, है ना, और ये है O केंद्र, यहाँ से इसको मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया। और ये मैं क्या किया, इसको मैंने रचना किया, ये मैंने रचना किया। और O वाला भी ये जो त्रिज्या खींचा ना, ये भी मैंने इसको रचना किया जी। त्रिज्या जो मैंने खींचा, चलिए इसको मैं अच्छा से अच्छा करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसको मैं ऐसा करूँ, इसको मैं करता हूँ, अरे कलर तो चेंज हो जाए भाई, एक मिनट, इसको मैं क्या रचना, देखिए ये रचना है, ठीक है ना, रचना 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 किया, मतलब स्ट्रक्चर डायग्राफ बनाया, ठीक है। रचना क्या किया मैंने, देखिए रचना क्या किया, O को OT से मिलाया, है ना, OT OA OB को मिला दिया, यही मैंने काम किया, ठीक है ना। OT OA तथा OB को मिला दिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ पे हमको प्रमाण चाहिए, कैसे होगा भाई, जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। हमको यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखते हैं T से TA एक स्पर्श रेखा है, एक लेते हैं, कोई एक ही लेते हैं, लिखते हैं T से TA एक स्पर्श रेखा है, तथा क्या है,
OA क्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है ना, OA जो है वृत्त की त्रिज्या है जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, त्रिज्या है। तो OA अवृत्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब इसलिए जब भी ऐसा होता है, जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है और जब त्रिज्या बनता है उसी पे स्पर्श रेखा पर ही त्रिज्या बनेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा त्रिज्या है OA ये लंब हो जाएगा किस पर, TA पे, है ना, TA पे लंब हो गया, TA पे लंब हो गया। इसी तरह से जब अगर इधर से ले लेते हैं, इसी तरह अगर इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, OB भी लंब हो जाएगा, OB लंब किस पे हो जाएगा, TB पे, है ना, TB पर जो है लंब हो गया। अब हम करते हैं दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए OAOT OAT OBT, है ना, दो त्रिभुज बन रहा ना, तो दोनों त्रिभुज को हम लिखते हैं, दोनों त्रिभुज से बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक और इस तरह से मैं फिगर बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ये मेरा फिगर है, मान लो ये फिगर ये है, ठीक है ना, A और B ये मैंने खींचा था आपको, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए त्रिभुज, देखिए ये मैंने ऐसे खींचा था OAT तथा OBT में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो सही है कि OA और OB क्या है, बराबर है, क्योंकि OA क्या है, OA और OB क्या है, त्रिज्या है ना, ये क्या है, त्रिज्या है, और आपको पता त्रिज्या बराबर होता है। ओके, उसके बाद देखिए अब इस त्रिभुज में देखें तो OAT और OBT में देखें तो ये वाला जो लाइन मैंने खींचा ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा, मतलब OT बराबर OT, दोनों में OT बराबर हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, उभयनिष्ठ बोलूँगा, क्या बोलूँगा, उभयनिष्ठ। अच्छा, अब एक बात तो यहाँ समझ में आ गया कि ये जो कैसा त्रिभुज बन रहा, ये त्रिभुज राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन रहा ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, RHS से मतलब राइट हैंड साइड से त्रिभुज OAT जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBT का। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो AT जो भुजा होगा वो BT के बराबर होगा। सवाल आपको क्या बोला, TA बोल रहा ना, चलिए AT की जगह पे TA लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना, इसको बैठा के लिख देते हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएगी, मतलब TA जो होगा वो TB के बराबर हो जाएगा। कब, जब सर्वांगसम हो जाएगा तब। तो मैंने सर्वांगसम पहले सिद्ध कर दिया, इसलिए मैं यह बराबर कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया प्रूव्ड। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आगे देखे सवाल बनते हैं, त्रिज्या दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण 45 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर, है ना, और थीटा बराबर 45 डिग्री, है ना। चलिए, तो इसलिए वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए फटाफट बैठाते हैं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू दिया 45/360, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना दिया हुआ 28, स्क्वायर है ना, तो 28 × 28 लिख देते हैं, यहाँ से कटेगा, देखो 7 चौक 28, अब देखो यहाँ से 9 से काटो, 9 × 5 = 45, 9 चौक 36, एक जीरो यहाँ पे रह गया। अच्छा देखो 4 दहे के 40, और कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, इसको काटो, रहने दो, मत काटो, गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ बचा मेरे पास, 9 × 22 × 28/10, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, है ना जी, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो 22 नवा होता है 198, और उसको मैं गुना कर दिया 28 से, तो आ गया कितना, 5544/10, और एक जीरो बैठा देंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा 5000, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए, है ना। क्लियर है, समझ में आया, नॉर्मल सा सवाल था, थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर बैठाना है बस, थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, और मैंने काट पुट किया पे 9 × 25 9 चौक 36, यहाँ पे 4 × 7 = 28, 7 चौक 28 पहले से मैंने काट दिया 4 7, और देखो 4 दहे के 40 हो गया ना,
ठीक है ना। अब यहाँ पे 9, 22, 28 इसको गुना कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, चलिए आगे सवाल है, एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है या वह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करे, कितना चक्कर लगाएगा, 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी। चलिए जी हम यहाँ बनाते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए पहले क्या दिया, पहिए, कार की पहिए की त्रिज्या है ना, जो पहिया जो दिया कार का, इसकी त्रिज्या है ना, तो लिखते हैं पहिए की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहिया की त्रिज्या। ओके, अच्छा एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर पूरा ऐसे होता है, एक बार यहाँ चलना शुरू होगा पहिया तो ये पूरा घूमेगा है ना, तो एक चक्कर लग जाएगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं है ना, लिखते हैं इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी, देखिए क्या फॉर्मूला, जब एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि परिधि बन जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना 50, इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई करो तो 22 दूना 44 गुना 50/7 कर दो। ओके, अब बोलता क्या, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चाल पहिए जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में 66 किलोमीटर जाता है, तो घंटा प्रति मिनट किलोमीटर प्रति घंटा दिया, उसको हम लोग सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, क्योंकि पहिया को हम मापेंगे सेंटीमीटर से, थोड़ी ना मीटर में मापेंगे। छोटा पहिया, कार का पहिया तो छोटा रहेगा है ना, तो लिखेंगे गाड़ी की चाल, यानी कि क्या बोल रहा है, कौन सी है, पहिया है ना, हाँ गाड़ी ही होगा। चलिए गाड़ी की चाल लिखते हैं, गाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम किलोमीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे, पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, ये बना मीटर, और फिर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सेंटीमीटर, और बटा में ये जो बाई है ना बटा है, ये एच मतलब घंटा है, घंटा, तो घंटा को हम बदलेंगे मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे है ना, मतलब 1 को 60 से गुना कर देंगे, 1 घंटा है तो 60 से गुना कर देंगे। अब इसको काटा पीटी कर लो, 1 जीरो यहाँ से उड़ा दो, और 6 को काटो, 6 कम 6 11 से 66 कितना गया, 11 हो गया, और के जीरो 1 2 3 4 जीरो आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट, हाँ सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। ओके, तो 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर पहिया जो है घूमेगा, मतलब उतना दूरी तय करेगा 1 मिनट में। 11 लाख है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख, मतलब 1,10,000, ठीक है, इतना जो है सेंटीमीटर तय करेगा। तो 1 मिनट में इतना तय करेगा, तो सवाल बोलता है 20 मिनट में कितना तय करेगा, और 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो पहले 1 मिनट में जो दूरी तय कर रहा उसको हम 20 से गुना करेंगे तो 20 मिनट में निकल जाएगा, और फिर उस चक्कर की संख्या निकाल लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 20 मिनट में क्या लिखेंगे, तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी, तो ये 11 पर जो 4 जीरो है इसको हम 20 से करेंगे गुना, तो कितना होगा 11 दूना 22, तो 1 2 3 4 1 जीरो बढ़ जाएगा, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट है ना, सॉरी सेंटीमीटर खड़ी होगा प्रति मिनट नहीं, मतलब 20 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलेगा। अब देखो हमको क्या लिखना है, इसलिए चक्करों की संख्या, चक्करों बड़ा आसान है यार, चक्करों की संख्या क्या करेंगे। अब देखो 20 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी जा रहा, और यहाँ एक बार में इतना चक्कर लगा रहा है, एक बार में, तो भाई हम एक बार में इतना चक्कर लगा रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22 पर 1 2 3 4 5, और डिवाइड कितना से करेंगे, जो मेरा आया था, कितना आया था भाई 44 गुना 50/7, 44 गुना 50, अब बटे 7 को 7 ऊपर भेज देते हैं, नीचे लो ऊपर चल जाएगा ना, एक लाइन बढ़ा दीजिएगा तो बढ़ा दीजिएगा। देखो काटो यहाँ पे 1 1 जीरो काटो, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं कैसे करूँ, इजी कर दूँ, अच्छा इसको मैं इजी करता हूँ, 22 गुना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 जीरो ना, 1 2 3 4, मतलब आसान करने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे 44 गुना 5, तो 22 दूना 44, 2 5 10
है ना, 2 पचे 10, तो यहाँ पे काट दो, 2 पचे 10 हो गया ना, और 10 से 1 जीरो उड़ जाएगा तो 700 हो जाएगा, है ना, समझा रहा ना। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है तो उड़ जाएगा, उड़ के क्या बचेगा, पूरा खत्म कहानी, पूरा खत्म कहानी। तो मेरे पास क्या बचेगा, वही बचेगा 7 पर 2 पचे 10 है ना, देखो 2 पचे 10, अरे काट दो, 2 पचे 10, 1 2 3, है ना, और फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, तो कितना बचा, इतना बचा, यानी कि कितना, 7 पर 3 जीरो। इतना चक्कर लगाएगा, इतना चक्कर लगाएगा 20 मिनट में। सवाल थोड़ा सा है, हालांकि 2 नंबर में सवाल दिया है, सवाल थोड़ा सा दम था इसमें सवाल, तो इसमें सवाल आपको रिवीजन करना है क्योंकि इसमें सवाल आपको मिलेगा। चलिए अब तो हल्का सवाल आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब इसका आयतन निकालना है। चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, 726, और हमको फॉर्मूला ही पता है, कितना होता है फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। तो काट दो 6 से, 6 हाँ 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 121, और एल बराबर कितना हो जाएगा 121 का वर्गमूल बोले तो 11 हो गया ना। अब क्या निकालना, आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन, इसलिए घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है 6L का क्यूब, तो 11 का क्यूब बोले तो 11 गुना 11 गुना 11, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 तो 121 होता है जी, और 121 गुना 11 तो हो जाएगा 1331, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ओके, आसान था। आगे सवाल है, एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, आयतन का क्या होता है πr²h। भाई साहब यहाँ पे दोनों r गायब है फॉर्मूला, सवाल में r भी नहीं है और h भी नहीं है, और इसी से हमको h निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले दिया हुआ क्या है, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर, तथा आयतन भी दिया हुआ है, आयतन उसी का दिया हुआ है 924 मीटर पर पावर 3 दिया हुआ है। अब इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना, और ऊंचाई बराबर हमको निकालने के लिए बोला जाए। चलिए इसलिए हम निकालते, पहले लिखते हैं बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या होता है फॉर्मूला बाबू, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ, पे जो दिया उसको लिख लेते हैं, 264 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, और यहाँ पे दिया हुआ 264। भाई साहब बड़ा आसान है। तो ऐसा काम करते हैं ना, पाई का वैल्यू तो हम यहाँ पे काट पीट करते हैं, आराम से कट जाएगा। 2π का वैल्यू 22/7, r तो नहीं दिया हुआ, h भी नहीं दिया हुआ, 264, पाई से काटो 22 से काटो, 22 एकम 22 और 22 दूना 44, 2 से काटो, 2 छक 12। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या बच रहा जी, आर एच बराबर आ रहा 7 छक 42। तो हमको यहाँ से r बराबर निकालना है, क्योंकि अगला जब हम आयतन निकालेंगे तो वहाँ भी r आएगा, और r का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो r का वैल्यू में कितना निकाला 42/h, क्यों निकाला, क्योंकि आगे जब आयतन निकालेंगे तो वहाँ भी r का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो यही r का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। अब निकालते आयतन, अब बेलन का आयतन या बेलनाकार खंभे का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, आयतन दिया हुआ ना, सॉरी आयतन दिया हुआ है 924 दिया हुआ है, और हमको पता है बेलन का आयतन क्या होता है πr²h 924। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है देखो 42/h, तो 42/h 2 बार है ना, स्क्वायर तो 2 बार लिख देंगे 42/h, अरे पहले से h लिखा हुआ है 924। देखो जी, एक तो h से h कट जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। अब 22 से कटेगा, देखो तो 22 सत्ते 22 नवा 22 चौक 88 ना, 924 को मैं 22 से करता हूँ, तो 22 चौक 88, 22 चौक 88
और 22 दूना 44, मतलब 4 बचेगा। 92 में से 88 घटेगा तो 8 से 12, हाँ 4 बचेगा 22। अब देखो 42 भी कट जाएगा, देखो 42 खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा यार, मेरे पास 6/h बराबर 1 बच रहा है ना, ऊपर में 6 और नीचे में h, इधर 1 बच रहा है, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 6, क्या है सेंटीमीटर है क्या, मीटर है ना, 6 मीटर आ गया। ये तो बोला जा रहा था कि ऊंचाई ज्ञात करें, है ना, कितना आसान से बन गया, इजी है कि नहीं। चलिए आगे सवाल बनाते हैं जी। देखिए अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्ते के गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता तो लाल रंग की रानी होने प्रायिकता होने की क्या, लाल रंग की रानी। चलिए भाई, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लिखते हैं ताश है ना, गड्डी में ताश, गड्डी में पत्तों की संख्या लिखते हैं, गड्डी में पत्तों की संख्या कितना है भाई, गड्डी में पत्तों की संख्या कितना है 52 पत्ता। लाल रंग की रानी, तो लिखते हैं लाल रंग की रानी की कुल संख्या, लाल रंग की रानी की कुल संख्या। अब बताओ लाल रंग की रानी कितना पीस है, मैंने आपको बताया ताश में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में हर पत्ता 4-4 पीस होता है, हर पत्ता 4-4 पीस होता है, तो रानी भी 4 पीस है। खाली रानी मैं बोल रहा हूँ, लाल नहीं बोल रहा हूँ, रानी भी 4 पीस है, बेगम भी 4 पीस है, बादशाह भी 4 पीस है, गुलाम जितना भी सब 4-4 पीस है, उसमें से हर पत्ता लाल और काला, ठीक है ना, यानी कि 2 पत्ता लाल 2 पत्ता काला, 2 पत्ता लाल, तो बादशाह भी 2 लाल 2 काला, रानी भी 2 लाल 2 काला, तो लाल रंग की रानी की संख्या कितना हो गया 2 हो गया। इसलिए हम अब यहाँ पे क्या निकालना, हमको प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है जी, प्रायिकता निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे NE/NS, NE क्या होता है जो घटनाएं घट रही है, और NS क्या है टोटल। काट दो, काटा पेटी कर दो, 1/26 है ना, काट देंगे ना, 26 दूना 52, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/26। क्लियर है, क्योंकि लाल रंग की रानी, खाली रानी बोलता तो 4 होता, रानी बोलता ना तो सिर्फ 4 होता, तो लाल रंग बोल दिया तो इसलिए 2 ही रानी है, काला भी बोलता तो 2 ही रानी होता है। ओके चलिए आगे सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके व्यंजन होने की क्या प्रायिकता है यार। चलिए व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, समझ रहे हैं कॉन्सोनेंट, AEIOU को छोड़ के बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यार बहुत सारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर की संख्या पे लिखते हैं, है ना, पहले कुल लिखेगा तो ना, क्योंकि बनाने वाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या बराबर कितना होता है आपको पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 होता है। इसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण या व्यंजन अक्षर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजन वर्ण कितना होता है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल तो 5 होता है ना, AEIOU 5 होता है, घटा देंगे 5 में से 26 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 बचेगा। इसलिए प्रायिकता हमको जो निकालना है NE/NS करते हैं, ये फॉर्मूला होता है NE/NS। NE यहाँ पे कितना है जो घटना घट रहा है, आप देखो बोला व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता, तो AEIOU को छोड़ के जितना सारा अक्षर सब तो व्यंजन है, तो कोई भी अक्षर हो सकता है ना, तो मतलब हम 21 घटनाएं 21/26 काटिएगा, कटेगा भी नहीं, 6 नहीं कटेगा, बस यही आंसर कर दो। देखो कितना हल्का, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में तो तुम लोग ऐसे ही बना लोगे। अब देखो 2 नंबर ऐसे एकदम फ्री फोकट में मिलेगा 2 नंबर आराम से। चलिए अब सवाल आगे है, क्या है देखिए, माध्यिका निकालना है। चलिए माध्यिका निकालते हैं ना, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान से, माध्यिका भी बहुत आसान से निकालिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निकालिए माध्यिका। पहले मुझे करना क्या होगा ना, पहले इसको बॉक्स हमको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए हम बनाते हैं बॉक्स, और मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। ये है, आप 2 कॉलम भी बनाएंगे तो चलेगा, चलो मैं 3 कॉलम, 2 कॉलम 3 4 कॉलम, 4 कॉलम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या CI इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको X से मानो, इसको F बोलो, इसको CF बोलो, है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके यहाँ पे F क्या ये दिया हुआ है, देखो बारंबार तो दिया हुआ है, 5 15 30
8 और 2। ये कैसे निकालेंगे x, तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे जी। 10 0 10 बटे 2 5 हो जाएगा। 10 और 20 कितना 30, 30 का आधा कितना होगा 15, 20 और 30 50 का आधा 25, 40 और 30 70 का आधा 35, 50 40 90 का आधा 45। यहाँ पे CF कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 को यूँ ही ऐसे लिख लेंगे 5, फिर देखो 15 5 जोड़ेंगे 20, 30 20 यहाँ से 30 30 20 50। एग्जाम में तुम ऐसे मत करना लकीर, मैं बता रहा हूँ, है ना। 50 8 58 और कितना हो गया 60। यहाँ पे हम निकालेंगे n, ये n बराबर है, हमें जोड़ो देखो तो 15 5 20, 20 30 50, 50 10 60। तो आपको ना एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिट करेगा, यहाँ पे मैच करेगा। देखो यहाँ पे ये 60 आया और आखिरी में भी 60 आएगा। अगर आगे पीछे हो रहा मतलब गड़बड़ है आपका, ठीक है ना। अब चलो, अब ये तो हम कर लिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे n/2 बराबर, n/2 मतलब 60 बटे 2 बोले तो 30। अब 30 आ गया, तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि CF जिसको बोलते हैं। तो 30 से ठीक बड़ी कौन है इसमें, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 50 है। इस CF को बोलता संचयी बारंबारता। तो 30 से जो मेरा 60/2 30 आया, तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना हो गया 50 हो गया 50। और 50 का वर्ग अंतराल, 50 का वर्ग अंतराल बोलो, 50 का वर्ग अंतराल कौन है, देखो 50 का, अब मैं कलम चेंज करता हूँ तो ठीक है ना। देखो 50 का वर्ग अंतराल ये है 50 का बारंबारता, इसका है x, इसका वर्ग अंतराल कौन है 30 से 20 से 30 हो गया। इसको वर्ग अंतराल बोलो, या तो फिर आप इसको क्या बोलते हैं, एक और माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग भी, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे L कितना हो गया, निम्न सीमा को L बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद CF, अब देखिए CF क्या होता है भाई, CF क्या होता है, यहाँ पे CF का वैल्यू कौन होगा, ये जो हमारा वर्ग अंतराल आया ना, ये जो वर्ग अंतराल आया, इससे जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता मतलब 20, समझे। ये जो मेरा वर्ग अंतराल आया 20 से 30, इसके जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल है ना, जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल का, जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता है ना, जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता, समझ में आ रहा है ना। तो देखो 30 20 और 30 के पहले कौन है 10 20, इसके ठीक हो गया ना, और इसका संचयी बारंबारता कौन है 20। तो यहाँ पे CF क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा कितना 20 कहलाएगा। और हमारा फार्मूला जो, अच्छा F क्या है बारंबारता, तो ये जो 50 जो है ना मेरा संचयी बारंबारता जो मैंने लिखा था, उसी का बारंबारता यहाँ पे F कहलाएगा 30 वाला। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। और एक होता है H क्या होता है, इसके डिफरेंस, कितना का डिफरेंस हो रहा है देखो तो, इसमें देखो 10 का डिफरेंस आ रहा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना 10 लिख लेंगे। अब हम फार्मूला बैठाते हैं, बस फार्मूला बैठाते हैं, इसलिए माध्यक बराबर, माध्यक को M से डिनोट करते हैं, M बराबर फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई, ठीक है ना, बाई F इंटू H। चलिए L का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया था, n/2 कितना आया था 30 आया था, CF कितना आया था, लो भाई साहब देखो n/2 भी 30 और CF आया था कितना 20 आया था बटे, और F कितना है 30 है, H कितना है 10 है। बस यही तो बैठाना है, जब इसको बैठाने आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो CF हो गया हमारा 20 और L मैंने भी लिख दिया, F लिख दिया 30, H हो गया 10। चलो अब बनाते हैं। तो 20 प्लस 20 में से 30 में से 20 घटेगा तो 10 बटे 30। अच्छा ये काट दो ना, चलो रहने दो यार, काट एक 0 काट दो यहाँ से। तो 20 प्लस 10 बटे 3 कितना हो जाएगा 3 ऐसे, इसका आंसर अक्सर पॉइंट में आएगा, तो 23.33 हो गया इसका आंसर। ओके, 10 बटा 3 को मैंने भाग कर दिया, तो 10 3 इस तरह 3 ऐसे बढ़ता है, 20 3 23 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकला, माध्यक निकला। देख रहे कितना बड़ा बना, ओहो इतना बड़ा बना, लेकिन यही आपको एग्जाम में फ़ायदा दिलाएगा जी। ओके चलिए, अब तो आसान सा वाला माध्य निकाला यार, माध्य निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, एकदम आसान है, चुटकी का खेल है, माध्य निकालना चुटकियों का खेल है यार एकदम। तो मुझे करना क्या होगा इसमें, तो एक काम करना होगा हमको कि इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिग्मा एफ हमको निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम तो दिया हुआ है, 1 कॉलम खुद से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा।
चलिए, कब? माध्य में, है ना। ये क्या है? वर्ग अंतराल यार, वर्ग सी आई बोलते हैं। ये है हमारा क्या? बारंबारता। तो इसको मैं एफ लिख लेता हूँ, इसको एफ एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स। सो यहाँ पर एफ एक्स भी हमको निकालना, सिग्मा एफ, हाँ सिग्मा एफ एक्स फार्मूला ही होता है, इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ बोलो वही होता है, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है, अब आप जैसे हम लोग बनाते हैं ना उसी प्रकार इसको बना लेंगे, जिस तरह माध्य निकालते माध्य हम लोग निकालेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, हालांकि हमको उसको करना क्या है, कुछ तो करना ही नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, 2 बार में तो बने सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे करेंगे क्या, वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, लिख देंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 हो गया। ये मेरा दिया हुआ था, ओके, ये मेरा दिया हुआ था। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिया हुआ क्या, 1 2 दिया हुआ जी, 1 2 1 5 6 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर हमको चलिए, हाँ चलिए ये वाला एफ दिया हुआ है ना, बारंबारता दिया हुआ, तो क्या क्या दिया हुआ, 1 2 1 5 6 5 दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 5 यहाँ तक हमको दिया हुआ है। अब हमको एफ एक्स निकालना है, तो भाई साहब यहाँ पे तो एक्स निकालना पड़ेगा ना, एक्स तो मैंने कॉलम ही बनाया भूल गया। चलिए यहाँ यहीं पे मैं एक्स बनाता हूँ, यहाँ पे एक्स बनाएंगे, तो ये हमारा सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ का लाएगा, ठीक है ना, जोड़ देंगे और यहाँ पे एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ के आधा करेंगे जी, हाँ इसको जोड़ के आधा करेंगे तब तो निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है फार्मूला। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ तो पता है, एक्स कैसे निकालेंगे तब ना गुना करेंगे, बिना गुना जाने तो गुना नहीं कर सकते हम। तो देखो इसको जोड़ेंगे 2 और 2 का आधा 1, इसको जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, है ना, 4 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, ऐसे करते जाएंगे, और 12 10 22, 22 का आधा 11 हो गया ना, 1 3 5 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स बोला तो 1 एकम 1, 3 दूना 6, देख रहे हैं ना, 5 एकम 5, 7 5 35 हो गया ना, 9 6 54, 11 5 55, समझ में आया। अब यहाँ पे पहले सिग्मा एफ लेते हैं, देखिए जोड़िए एफ, तो 5 5 10 हो गया जी, अच्छा 6 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20 हो गया, समझ में आ रहा। क्या किया मैंने इसको जोड़ दिया, है ना। तो ऐसे भी जोड़ सकते, देखिए 5 5 10 और इधर भी 10 10 20 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, अब इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ेंगे हम लोग, गुना से एक किया ना, एक बार गुना भी चेक कर लेते हैं, 1 6 5 7 5 35, 9 6 54 और 11 5 55। अब इसको जोड़ लेते हैं जी, तो कितना कितना मेरे पास आ रहा है, 45 55 प्लस 54 प्लस 35 और प्लस कितना हो गया, 6 6 12, तो 156 आ गया, 156 आ गया। अब फार्मूला, इसलिए माध्य बराबर, इसलिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो कितना हो गया 156 बटे 20। अब ये सब अक्सर आंसर, इसका आंसर मतलब माध्य माध्यक बहुलक का अक्सर आंसर पॉइंट में आता है। तो अब 156 हो गया ना, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 7.8 आ जाएगा, हो गया आंसर, ओके। तो यहाँ पे मेरा पूरा सवाल बन गया है और मैंने आपको टोटल बता दिया है जितना मॉडल पेपर में था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सवाल आ ही जाए एग्जाम में यही वाला, लेकिन इसी टाइप का सवाल रहेगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ओके। दैट्स ऑल, वीडियो क्लास करते हैं यार। आप लोग को मैं पूरा पीडीएफ भेजता हूँ 30 क्वेश्चन का। तो आप लोग को मज़ा आया तो नीचे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को यार शेयर तो जरूर करना, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।